शुरुआत संजीव जी आप ही से कर लेते हैं। ये जो डिफेंस डील हो रही है या फिर भारत फ्रांस के रिश्तों को अपग्रेड करने की बात जब पीएम मोदी कहते हैं, आपको लगता है कि एक ऐतिहासिक लकीर दोनों देशों के रिश्तों को लेकर खींची जा रही है? मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल पे एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो भारत और जो फ्रांस के रिश्ते हैं ये बहुत पुराने हैं। खासतौर पर डिफेंस की अगर बात करें, 1950-60 में फ्रांस से हमने टैंक लिए थे, उसके बाद मिराज 2000 लिए, उसके बाद अब जो राफेल लिए। तो रिश्ते बहुत पुराने। और मुझे लगता है कि जब भारत ने 98 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था और भारत के ऊपर सब लोगों ने सैंक्शन लगाए थे, फ्रांस ही एक ऐसा देश था जिसने भारत की जो है मदद की थी और भारत को उस समय जो है सैंक्शन से अलग रखा था। तो मुझे लगता है कि ये जो आज जो कल जो बातचीत हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की और एमैनुअल मैक्रोन के बीच में, ये साफ जाहिर करता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो चुका है, जिस तरीके से इंस्टेबिलिटी है, जिस तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब हर देश को धमकी देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड पे वो कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एक तरह का जो है दहशत फैली, एक तरह का डर हो गया। और ख़ास तौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि अब तक ट्रांस अटलांटिक ट्रीटी के ऊपर निर्भर करती थी, नाटो के ऊपर निर्भर करती थी, और उनको ये था कि अगर कहीं से लड़ाई होती है तो उनकी मदद के लिए अमेरिका आएगा। लेकिन अमेरिका ने अब ये साफ कर दिया है कि वो जो है किसी की मदद नहीं करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार ये कहा है कि हर देश को अपनी जो डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी के हिसाब से जो है उसको 4 या 5% करना चाहिए। तो जब ये वर्ल्ड ऑर्डर इतना डिस्टर्ब है और इतनी इंस्टेबिलिटी है, तो उस समय फ्रांस के सामने जो सबसे बड़ा और एक बेहतरीन ऑप्शन ये था कि रशिया से वो जो है दोस्ती नहीं कर सकते, चाइना को उनको ऑलरेडी थ्रेट है, अमेरिका उनको इतनी सपोर्ट नहीं करेगा। तो भारत एक उभरती हुई पावर है, मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली। तो इसलिए जो है एमैनुअल मैक्रोन साहब ने जो है ये जो यहाँ पे विजिट किया है, और जिस तरीके से मुझे लगता है जो बेसिक अगर आप इनमें देखें तो इनमें 5 वैसे तो 21 चीज़ों पे समझौते हुए हैं, लेकिन अगर 5 मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको गिनवाऊं तो वो ये है। सबसे पहले जो है जो स्पेसिफिक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर ले गए हैं हमारी पार्टनरशिप। दुनिया में सिर्फ 2 ही देश हैं जिनके साथ हमारी ये पार्टनरशिप है, एक यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, एक जापान के साथ। तो फ्रांस एक तीसरा देश है जिसके साथ हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और उसका मतलब ये है कि भारत और फ्रांस जो है दुनिया में जो इंस्टेबिलिटी है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। नंबर दूसरा, ईयर ऑफ इनोवेशन, मतलब है कि जो फ्रांस के पास जो तकनीक है और भारत के पास जो स्केल है, जो स्किल है, उन दोनों को मिला के जो इनोवेशन की तरफ बढ़ाया जाएगा। तीसरा बहुत अहम मुद्दा है वो डिफेंस कोऑपरेशन का डिफेंस है, चाहे वो राफेल की डील हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो H-125 हेलीकॉप्टर हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जॉइंट मिसाइल प्रोग्राम। जो हैमर मिसाइल है वो कर्नाटका में उसकी जो है बनाई जाएगी और वहां से फिर जो है वो भारत के लिए इस्तेमाल होगी और फिर एक्सपोर्ट किया जाएगा। और लास्ट में जो है एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स, दोनों की एस्टेब्लिशमेंट में मिलिट्री ऑफिसर्स को एक्सचेंज किया जाएगा ताकि एक दूसरे की स्ट्रेटेजी, एक दूसरे की टैक्टिक्स, एक दूसरे के ऑपरेशन को अच्छी तरह से समझ जाए। तो लास्ट में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो डील हो रही है इसमें आप ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादातर डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर डील है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है डिफेंस ही हर देश का प्रायोरिटी होगी, क्योंकि अगर आप मिलिटरीली मजबूत हैं तो आप शांति को बरकरार रख सकते हैं। अगर आप कमजोर हैं तो आपके आने वाले समय में कोई गारंटी नहीं है कि आपके ऊपर हमला नहीं होगा, क्योंकि आज के जमाने में आपका किसी के दूसरे के साथ बॉर्डर मिलना जरूरी नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। ये अमेरिका ने दिखा दिया है, वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया है, उधर जो इजराइल ईरान के ऊपर बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है जोर दिया जा रहा है, सरकार का पूरा फोकस है। और अब जो ये डील हो रही है डिफेंस तक सीमित नहीं है, ठीक कहा आपने। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी भी है। करोड़ी सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि इसे इनोवेशन तक आगे बढ़ाया जाएगा, एआई तकनीक को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई है, महत्वपूर्ण डील हुई है। और क्योंकि जो प्रोडक्शन हैमर मिसाइल को लेकर कहा जा रहा है कि भारत में होगा, उसके जरिए आपको लगता है कि एक बड़ा मैसेज भी दिया जा रहा है और जो
जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है दोनों देशों के रिश्तों को लेकर। देखिए वंदना जी, आपने अपनी रिपोर्ट में और संजीत सर ने डिटेल से चीजें बताई कि किस तरह से कोऑपरेशन किस दिशा में जा रहा है। कोई भी दो देशों के बीच में सहयोग होता है तो उसके लिए दो फैक्टर होते हैं, एक तो राष्ट्रीय हित का सामंजस्य और दूसरा दुनिया के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसके लिए प्रेरित करते हैं या यूं कहिए कि उसको इतना दबाव बना देते हैं कि उनको सहयोग की तरफ नहीं चाहते हुए भी या चाहते हुए बढ़ना पड़ता है जी। और इस आधार पे हम देखें तो फ्रांस के साथ जो एंग्लो सैक्सन कंट्रीज हैं उनका व्यवहार से फ्रांस कोई ज्यादा खुश नहीं है। तो उसकी वजह से फ्रांस ने ये देखा कि एशिया में भारत वो महत्वपूर्ण देश है और उसके साथ अगर सहयोग करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा और भारत ने भी अपने राष्ट्र हित की दृष्टि से इसको उचित समझा और ये केवल द्विपक्षीय ही नहीं, इसके लिए भारत और फ्रांस मिलके एक त्रिपक्षीय मैकेनिज्म भी फॉर्मेट भी डेवलप किया है। उसमें भारत फ्रांस यूएई, भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका और चीन का प्रभाव जिस तरह से बढ़ रहा है तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अप्रोच है उसमें भारत फ्रांस को लेके इंडो पैसिफिक में ये नहीं चाहता कि चीन और अमेरिका हैं उनका कोई प्लेइंग ग्राउंड बन जाए। तो भारत एक अलग तरीके से ऑटोनोमस तरीके से एक फॉर्मेट में काम करना चाहता है जिसमें इंडो पैसिफिक को एक अलग दृष्टिकोण अलग तरीके से देखा जाए और इसीलिए क्वेट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि जो अमेरिका था वो ये चाहता था कि ये मिलिट्री अलायंस के रूप में कन्वर्ट हो, भारत चाहता था कि ये विकास का एक साधन बने। तो क्वेट बहुत आगे नहीं बढ़ पाया तो भारत ने फ्रांस को साथ लिया है। अब अगर अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू हुआ उसको पढ़े तो उसमें 3 ब्रॉड एरिया रखे गए हैं जिसमें कोऑपरेशन होगा। एक तो पार्टनरशिप इन सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी कि दोनों देशों की सुरक्षा और जो संप्रभुता है उसमें कैसे सहयोग हो। दूसरा पार्टनरशिप फॉर प्लैनेट, पार्टनरशिप फॉर पीपल। तो बहुत ही ब्रॉड पार्टनरशिप है और उस ब्रॉड पार्टनरशिप में जो महत्वपूर्ण है वो एक टर्निंग पॉइंट जिसको मैं कह सकता हूँ वो को प्रोडक्शन है। इवन रफाइल में भी ये तय किया गया है कि 50% इंडिजीनियस कंपोनेंट होगा और 50% इंडिजीनियस ही नहीं, उनकी जो रिपेयर है मेंटेनेंस है वो भी इंडिया में होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि जिसमें 50% इंडिजीनियस कंपोनेंट होगा। दूसरा डिफेंस को लेके जो कोऑपरेशन है उसमें लंबे समय से दोनों देशों में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती रही हैं, जैसे शक्ति है, वरुण है, गुरुड़ है। तो इस तरह का कोऑपरेशन बढ़ा के और ये जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क अभी इंडिया ईयू जो पार्टनरशिप था डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप उसी में ही एक द्विपक्षीय महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की तरफ कदम है। तो जो यूरोपियन यूनियन का फ्रांस सदस्य है उसमें भी भारत की पार्टनरशिप है। तो उसी का एक माइक्रो रूप है कि भारत और फ्रांस अलग से द्विपक्षीय पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रांस और भारत दोनों का जो राष्ट्र हित है उसका सामंजस्य हो रहा है और दुनिया के जो फैक्टर हैं उन्होंने प्रेरित किया है कि भारत और फ्रांस एक दूसरे के नजदीक आए। और इसीलिए अब जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है वो एआई का युग आ रहा है और एआई के फील्ड में पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। तो एआई का जो पिछली साल समिट हुआ था फ्रांस में उसमें भारत और फ्रांस ने को चेयर किया था। तो इस बार यहाँ भी भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत में जो एआई समिट हो रहा है उसमें दोनों ने पार्टनरशिप की है। भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इनोवेशन के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन इससे पहले 2 एआई की समिट हो चुकी थी ब्रिटेन में और साउथ कोरिया में। उन 2 समिट में जो दिक्कत थी वो केवल सेफ्टी को लेके थी, लेकिन जो फ्रांस में समिट हुई वो एक्शन को लेके है और भारत में समिट हो रही है वो इम्पैक्ट को लेके है। तो फ्रांस की समिट में ब्रिटेन और अमेरिका ने साइन करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए जॉइंट फ्रांस पेरिस डिक्लेरेशन वो सामने नहीं आया फ्रांस का।
लेकिन वहां पर ज्वाइंट स्टेटमेंट तो इश्यू हुआ तो फ्रांस ने ये सोचा कि अगर भारत से ज्यादा कोऑपरेशन होता है एआई को लेके तो हम एआई को और आगे बढ़ा सकते हैं। अब एआई का दो पक्ष है, एक तो टेक्निकल पक्ष है जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल है, दूसरा है गवर्नेंस। भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन फ्रांस भी उसका सपोर्ट करता है कि एआई को गवर्नेंस कैसे किया जाए कि दुनिया के हित में हो, जनता के हित में हो। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, उन्होंने 29 जनवरी को ये कह दिया है कि पावर है वो गवर्नमेंट से प्राइवेट जो कंपनियां हैं, ग्लोबल कंपनी, उनमें ट्रांसफर हो गया है। तो स्टेट जिस तरह से एआई कमजोर कर रही है स्टेट को, उसके लिए एआई को एक सही दिशा देना है, नहीं तो एआई एक कैटास्ट्रोफी। बिल्कुल, और तकनीक के क्षेत्र में भारत भी किस तरह से आगे कदम बढ़ा रहा है, मजबूत हो रहा है, ये तय करता है। सोहेल काज़मी जी, मुझे लगता है कि जो एआई समिट इस वक्त हो रहा है भारत मंडपम में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट है। फ्रांस में जिस तरह से ये डील हो रही है भारत और फ्रांस के बीच जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, मुंबई में पहले मुलाकात द्विपक्षीय होती है पीएम मोदी के साथ, अब जो डील हो रही है और जो तकनीक के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है, आपको लगता है कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात होती है या फिर मेक इन इंडिया की बात होती है तो ये महत्वपूर्ण पड़ाव है? बिल्कुल मैम, वंदना मैम, पहले तो आपको गुड मॉर्निंग, मेरे को पैनलिस्ट जितने हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। दूसरी बात यह है कि आज के बदलते हुए युग में, बदलते हुए यूनिवर्स में बदलते हुए रिश्ते होते हैं। आज पता ही नहीं चलता कौन सा दोस्त है आपका और कौन सा शाम को दुश्मन बन जाता है। आप देखिए, जैसे रोहित साहब ने कहा कि अमेरिका का पता ही नहीं चलता ट्रंप साहब किसका दोस्त है किसका दुश्मन है, सिवाय अपने ट्रेड के, अपनी तिजारत के, अपने मुल्क के, वो किसी को नहीं पसंद करता है और डिक्टेशंस पे डिक्टेशंस देता है। उसके बीच में 1998 जैसे आप बोल रही हैं, और उन्होंने कहा कि 1950 से ऑनवर्ड हमारे रिश्ते जो है फ्रांस के साथ अच्छे रहे, तो लगभग 28-30 साल हो गए रिश्तों को बनाते हुए, संवारते हुए, और संवरते संवरते रिश्ते 21 एग्रीमेंट्स पे आपने कल उनके साथ बातचीत की है। और 21 एग्रीमेंट छोटे एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं, जो दोनों मुल्कों को फायदा देंगे, और खासकर भारत जैसे मुल्क को। और आज पूरी दुनिया मानती है कि भारत एक बदलता हुआ देश है, आगे विकसित देश है, आगे बढ़ता हुआ देश है, और इनका नारा भी है कि 2047 में हम विकसित हो जाएंगे। तो विकसित की ये एक पड़ाव है, मैं समझता हूँ ये एक स्टेयर्स हैं कि अपने जितने भी बैनुल अक़वामी रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्गली काम करें, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करें, जहां यहाँ कमी पेशी है उनको इम्प्रूव किया जाए, जहां फ्रांस में हमारी स्किल लेबर है या बाकी चीजें उस पर काम किया जाए, ताकि दोनों मुल्कों को फायदा हो और भारत को भी फायदा हो। और इससे भी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज उन ममालिक को भी जाता है जो सिर्फ इस फिराक में रहते हैं, किस तरह से दूसरे मुल्क को कमजोर किया जाए। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है जो आपके सामने आया है, और इसका फायदा संभावित तौर पे भारत को भी होगा और उनको भी होगा और भारत को ज्यादा होगा। और जहां तक एआई की बात आप कर रही हैं, एम्स में मेडिकल हेल्थ को जो इन्होंने इनिशिएट किया है कि पहला उसका शुरुआत जो है एम्स दिल्ली से होगी, तो मैं समझता हूं वो भी एक अपने आप में एक शुरुआत होगी, जो पूरी दुनिया आज एआई के साथ आगे बढ़ रही है। तो भारत क्यों पीछे रहे किसी चीज में भी? भारत सक्षम है, भारत के जो रिश्ते जिन जिन ममालिक के साथ हैं खूबसूरत हैं और बड़े मजबूत हैं, उसमें फ्रांस अपना एक रोल प्ले करता है। बिल्कुल संजीव जी, कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन के साथ जिस तरीके से मदर ऑफ ऑल डील्स हुई थी, और अब फ्रांस के साथ जिस तरह से ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात सामने आ रही है, आपको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है? बिल्कुल वंदना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से यूरोप जो है, मैं कहूँगा कि यूरोप चीटेड फील कर रहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको डंप कर दिया, और जब से उन्होंने ग्रीन लैंड का जो है मुद्दा उठाया, तब से यूरोप में जो एक तरह की खलबली मच गई है। तो वो देखिए कि जो 20 साल से डील नहीं हो रही थी यूरोप की और इंडिया की, 2007 से स्टार्ट हुआ था, और वो जो है जैसे ही पिछले एक साल में इतनी तेजी से एक्सेलरेट की कि वो डील जो है जो 19 साल से रुकी हुई थी वो फटाफट डील हो गई। उसकी वजह यही थी कि यूरोप को पता था कि आने वाला समय जो है यूरोप के लिए, खास तौर पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूक्रेन को डंप कर दिया, पूरा का पूरा यू टर्न कर दिया। अब यूक्रेन के पास कोई साधन नहीं है, ना वो लड़ सकता है ना वो पीस कर सकता है। पीस करता है तो वो 20% अपना एरिया रशिया को देता है, और अगर नहीं पीस करता है तो वो और ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इस तरीके से जो दुनिया में इंस्टेबिलिटी है, और जिस तरीके से वेनेजुएला में एक प्रेसिडेंट को जो है एब्डक्ट कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया,
और वो अमेरिका में कि उसके ऊपर केस चल रहा है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें को मद्देनजर रखते हुए भारत और जो फ्रांस की ये डील है, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस डील में अगर आप इसको डिटेल से देखें, इस डील में वैसे तो 21 मुद्दे हैं, लेकिन ज्यादातर जो दिया गया है वो डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर दिया गया है। चाहे वो हैमर मिसाइल का बनाना हो, चाहे राइफल्स हवाई फाइटर जेट्स को लेना हो, चाहे वो H-125 हेलीकॉप्टर जो कि दुनिया में सबसे ऊंची हाइट पर जा सकता, माउंट एवरेस्ट तक की हाइट पे जा सकता, उसका भारत के अंदर प्रोडक्शन होना, अपने ऑफिसर्स का एक्सचेंज करना, जैसे किरोड़ी सिंह जी ने कहा है, एक्सरसाइज होना। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और फ्रांस को ये पता है कि जो उभरती हुई ताकत है वो जो है आज के दिन भारत है। जिस तरीके से भारत की जीडीपी जो ग्रो कर रही है, और उससे जो है मैं ये नहीं मानता हूं कि भारत को ज़्यादा फायदा है, दोनों देशों को फायदा है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी किसी के साथ डील करता है तो वो विन विन सिचुएशन में डील करता है। वो ये नहीं करता कि मैं जीतूंगा या वो जीतेगा। अगर दोनों की विन विन सिचुएशन है, वही केस जो है यूरोपियन यूनियन के साथ जब हमने FTA साइन किया, जिस तरीके से हमने जो है अब फ्रांस के साथ हम जो ये बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है, एग्रीमेंट चल रहे हैं, उससे साफ जाहिर रहता है कि जो देश एक दूसरे को मदद करने की कोशिश में है वो देश आगे कामयाब होंगे। बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से